हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास लुसेंट सामान्य ज्ञान से भाग 20 पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। पेज संख्या है 23। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पेज संख्या 24। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए। ध्यान से सुनिएगा, राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुए। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष का शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन II के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। अच्छा, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वो कौन बनवाया था? कुमारगुप्त। ये भी आपको जानना होगा। नोट: ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ।
बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष से आप क्या समझ रहे हैं? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को ही हम लोग हर्ष कह रहे हैं शॉर्ट में। तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट भी लिख के दिखा देता हूँ, बाण और भट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। किस किस की रचना की? हर्षचरित्र और कादंबरी, याद कर लीजिएगा। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। आजकल ऐसा भुक्ति कहा जाता था। प्रश्न देता है सब। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। नोट: हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। ध्यान देने वाली बात इसमें यह निकल के आ रही है, मैं बताता हूँ। बाणभट्ट के दरबारी, हर्ष के दरबारी कौन? बाणभट्ट। ठीक है, और बताता हूँ। बाणभट्ट द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया, जिसका नाम था हर्षचरित एवं कादंबरी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। भाट है, ये है सब भाट, पुलिस वाला भाट है। भाट कहा जाता था। कब कहा जाता था? किस काल में कहा जाता था? तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति के ही वंशजों में से हैं। 2 निकले थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो आगे आते हैं, देखते हैं। पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा गया। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। जल पंप होता कैसे है? ऐसे होता है, देखिए, ये हो गया कल, यहाँ हो गया नीचे पाइप, यहाँ पे ऐसे रहता था एक ठो डंटी, फिर इसको ऐसे रहता है, इसको यहाँ पे मुंह रहता है। ठीक है, जब इसको हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो ये प्रेशर बनाएगा और इसमें से पानी निकलेगा, टप 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 टप। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद भंडी, प्रधान सचिव सिंहनाद, प्रधान सेनापति कुंतल, अश्व सेना का प्रधान स्कंदगुप्त, गद सेना का प्रमुख। तो ये था दोस्तों
वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश का जिक्र नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे हम लोग। पार्ट 21 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश।